आज हम इस वीडियो में टोटल जो चैप्टर 13 है एनसीईआरटी क्लास 10th का उसके टोटल सूत्र को एक ही वीडियो में देखेंगे। और ध्यान दीजिएगा, यह जो सूत्र है जितने भी आपके एक्सरसाइज है ना 1 2 3 4 13 पॉइंट करके 13.1 13.2 13.6 टोटल एक्सरसाइज का सूत्र आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन उस सूत्र को बताने से पहले मैं आपको एक दो बात समझाना चाहता हूं। अगर आप उसको समझ लेते हैं तो आपको सूत्र समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। जो सबसे पहला नंबर बात है कि जितने भी फिगर है ना उसको मुख्य रूप से दो भाग में बांटे हैं। एक होता है 2 डायमेंशन फिगर, 2D, इसको कहते हैं 2D फिगर भी कह सकते हैं हम। और एक होता है फिगर 3 डायमेंशन फिगर। मैं जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ इंग्लिश में भी आपको बताते रहूँगा, हिंदी में भी लिखते रहूँगा। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ हिंदी ही बोलते जाए। 2D फिगर को ना हम कहते हैं द्विविमीय आकृति। ये जो होता है द्विविमीय, और इसको कहते हैं हम त्रिविमीय आकृति। ये जो होता है द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृति, क्या होता है कि अगर कोई ऐसा फिगर जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ और ब्रेथ हो, जिसमें सिर्फ लेंथ हो और ब्रेथ हो, उसको कहते हैं द्विविमीय आकृति। जैसे मान लेते हैं कि आयत, वर्ग, त्रिभुज, ये सब में आपको सिर्फ और सिर्फ ना दो तरह का ही जो है डायमेंशन आपको मिल जाएगा, या फिर लेंथ ब्रेथ या बेस हाइट, यही मिलेगा आपको। और भी जैसे वृत्त हो गया, चतुर्भुज वगैरह आ गया, सब ये सब द्विविमीय आकृति में ही आता है। लेकिन त्रिविमीय आकृति जो होता है कि इसमें आपको लेंथ ब्रेथ के साथ साथ ना हाइट भी मिल जाएगा देखने के लिए। इसमें जैसे घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु जिसको सिलेंडर, कोन, गोला का हो गया स्फेयर, क्यूब, क्यूबाइड, ये सब जो है कि ये सब आता है किसमें 3 डायमेंशन फिगर में आता है। तो आपको सबसे पहले ये 2 डायमेंशन फिगर में और 3 डायमेंशन फिगर में ये ध्यान देना है कि जो भी क्षेत्रफल होता है ना, इसमें 2 डायमेंशन फिगर में हम सिर्फ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, सिर्फ उसका एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन 3 डायमेंशन फिगर में हम एरिया भी निकाल सकते हैं और उसका वॉल्यूम मतलब कि आयतन, इसका आयतन भी निकाल सकते हैं। इसका आयतन नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर आयतन निकालना है तो जो 3 डायमेंशन फिगर होता है उसका हम आयतन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो दोनों बात है उसको ध्यान देना पड़ेगा। ये तो वैसे आपको 9th क्लास में मिला है पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको पहले सबसे पहले 2 डायमेंशन फिगर का जो सूत्र है उसको बताऊंगा, उसके बाद 3 डायमेंशन फिगर को बताएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले सूत्र। अब सबसे पहले मैंने यहाँ 5 फार्मूला नोट किया है। अब ये नहीं कि आप इस पांचों का स्क्रीनशॉट ले लिए और फिर आगे भगा भगा के वीडियो देख रहे हैं, समझ में आपको नहीं आएगा। आप यहाँ समझते भी रहें। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है त्रिभुज। इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुने ऊंचाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, आधार को कहते हैं बेस इंटू हाइट। त्रिभुज की परिमिति, जो परिमिति होता है, जितना भी ये बाउंडेड फिगर है ना, जो भी घिरा हुआ भाग है, जितना ये आकृति घिरा हुआ है, उसी को कहते हैं परिमिति। आप इसको परिमिति भी कह सकते हैं और परिमाप भी कह सकते हैं। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जितना भाग अंदर की तरफ इसका क्षेत्र छेका हुआ है, जितना ये घिरा हुआ भाग है, इसको कहते हैं इंटरनल भाग को क्षेत्रफल, और जो बाहरी साइड है ना ये घिरा हुआ भाग, इसको कहेंगे परिमिति या फिर परिमाप। a प्लस बी प्लस सी, यानी कि जो तीनों भुजा है ना, तीनों भुजा को हम जोड़ देते हैं तो हमको त्रिभुज का परिमिति पता चल जाता है। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले है, तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है √3/4a²। समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जिस त्रिभुज के सभी भुजाएं बराबर हो तो उसको कहेंगे हम समबाहु त्रिभुज, और ऐसे कंडीशन में उसका जो क्षेत्रफल होता है ये फॉर्मूला हो गया। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला √3/2, सिर्फ और सिर्फ यहाँ a लिख देंगे। ये जो ऊंचाई होता है समबाहु त्रिभुज का, तो सब भुजा बराबर हो गया, तो कोई भी भुजा यहाँ पे रख देंगे। a का मतलब क्या हुआ है, जहाँ a लिखे हैं वो a का मतलब हो गया भुजा, यानी कि साइड। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि
त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोज फार्मूला जो होता है, हीरोज फार्मूला, उसके हिसाब से त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो उसके लिए होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मतलब क्या हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तीनों भुजा को जोड़ देते हैं और जब उसको 2 से हम भाग करते हैं तो सबसे पहले हमको एस फाइंड हो जाता है, उसके बाद वैल्यू को रखते हुए सॉल्व करके हम अंडर रूट करते हुए मान निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। वैसे ये सब ज़्यादातर आपको 9th में ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको समझा दे रहा हूँ ताकि इसका थोड़ा भी अगर जरूरत आगे पड़ता है आपको तो कोई परेशानी आपको नहीं हो। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूत्र देखते हैं। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, जो आयत क्या होता है कि चारों भुजाओं जो होता है कि चार तरफ से ये जो होता है कि भुजा घिरा हुआ रहता है, जिसमें सिर्फ आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं कि वही बराबर होती हैं। अगर ये 8 सेंटीमीटर तो ये 8 सेंटीमीटर का रहेगा, ये 2 सेंटीमीटर का तो ये 2 सेंटीमीटर का रहेगा, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये कहलाता है आयत। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कह सकते हैं इसको। आयत का विकर्ण, विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल, ये जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाता है लाइन ना, इसी को कहते हैं विकर्ण, डायगोनल। ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा। अब वर्ग क्या होता है, ये भी चारों भुजाओं, चार क्षेत्र से घिरा हुआ रहता है, चारों तरफ से घिरा हुआ आकृति होता है, जिसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसमें सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, और इसमें चारों भुजाएं जो होती है कि वह बराबर होती है, और ये जो होता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का कोण बनाता है, और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मिलाने वाला जो रेखा होता है उसको कहते हैं विकर्ण। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुने भुजा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला हो गया √2 इंटू ए। ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब हो गया भुजा। और वर्ग का क्षेत्रफल अगर विकर्ण दिया है तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। अगर हमको भुजा पता है तो भुजा गुने भुजा लिख देते हैं तो क्षेत्रफल हमको मिल जाता है। वर्ग के क्षेत्रफल का 2 फार्मूला है, अगर भुजा पता है तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, अगर विकर्ण पता है तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। अब और देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। अब आता है वृत्त का बारी। तो वृत्त के बारे में मैंने आपको जब चैप्टर 12 समझाया था तो टोटल उसका एक वीडियो ही मैंने बता दिया था, जिसमें टोटल वृत्त का जो आर्क से लेके जीवा व्यास ये सब के बारे में हम समझाए थे आपको। लेकिन फिर भी इस वीडियो में भी सिर्फ थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि जो वृत्त होता है, ये मान लेते हैं कि वृत्त हो गया, इसका एक सेंटर होता है, और इस सेंटर से जो वृत्त को मिलाता है रेखा उसको कहते हैं त्रिज्या, जिसको डिनोट करते हैं आर से। और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाता है, जो कि सेंटर से होते हुए लाइन जाता है पूरा एक छोर से लेके दूसरा छोर तक, लेकिन ध्यान देना है कि सेंटर से होके जाता है, उसको कहते हैं हम व्यास, यानी कि डी। ये त्रिज्या हो गया और ये व्यास हो गया। तो जो त्रिज्या होता है वह व्यास का आधा होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि व्यास जो होता है कि वह त्रिज्या क्या होता है, दोगुना होता है। और सबसे बड़ा व्यास जो कि जीवा ही होता है। पता है कि सर्किल में अगर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जो भी लाइन मिलाता है ना, ये सब कहलाता है क्या, जीवा। और सबसे बड़ा जो जीवा होता है वो क्या होता है, व्यास होता है। लेकिन मैं आपको ये उतना नहीं समझा रहा हूँ तो क्योंकि आपको पहले के वीडियो में मैंने बता दिया है। ये अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त जो होता है कि वृत्त को ही हम आधा कर देते हैं तो ये अर्धवृत्त हो जाता है। और वृत्त के चौथा हिस्सा को, वृत्त के चौथा जो हिस्सा होता है ना, ये हिस्सा, इसको कहते हैं चतुर्थांश। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, या फिर हम 2 और आर दोनों को मिला दे तो ये पाई डी हो सकता है। 2 और आर, जब ये आर का ही ना दुगुना होता है व्यास, तो हम अगर व्यास दिया है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, अगर त्रिज्या पता है तो हम ये फॉर्मूला का यूज करके वृत्त की परिधि को निकालते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो बस इसी क्षेत्रफल के आधा को कर देंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, ये अर्धवृत्त बना हुआ है तो ये तो हिस्सा हो गया पाई आर, लेकिन यहां पर कितना आर है, एक आर और एक आर, 2 आर, तो पाई आर प्लस 2 आर कर देते हैं तो ये अर्धवृत्त का परिधि निकल जाता है। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो आई होप आपको टोटल फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। जरूर आप नोट करते रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहें, लेकिन साथ में साथ समझते भी जरूर रहें। अब नेक्स्ट देखते हैं और फॉर्मूला। जो नेक्स्ट और 2 फॉर्मूला लिखे हैं यहाँ पर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट।
और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 गुने d2 या फिर बेस इंटू हाइट समलंब चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल होता है। ये दोनों होता क्या है, तो ये जो समलंब समांतर चतुर्भुज होता है ना, समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा जो होता है कि ये बराबर होता है, और समांतर तो होता ही है, और आमने सामने का जो भुजा होता है वो आपस में बराबर होगा। ये अगर 3 है तो ये भी 3 होगा, ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, और इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। समांतर चतुर्भुज और आयत में यही फर्क है, आयत में भी आमने सामने का भुजा बराबर होता है, समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने का भुजा बराबर होता है, लेकिन दोनों में फर्क यही है कि आयत में 90 डिग्री का एंगल बनता है समकोण, लेकिन समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री का एंगल जो समकोण होता है वह नहीं बनता है। और फिर आता है समलंब चतुर्भुज, ये भी जस्ट वर्ग जैसा ही है, वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है, और ये समलंब चतुर्भुज का भी चारों भुजा जो होता है कि वो बराबर होता है। फर्क यही है कि वर्ग में 90 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन समलंब चतुर्भुज में 90 डिग्री का जो एंगल होता है ना ये नहीं बनता है। फॉर्मूला इसका बेस इंटू हाइट, और इसका हो गया 1/2 d1 गुने d2, जो ये पहला विकर्ण होता है और दूसरा विकर्ण होता है, विकर्णों का गुणनफल करके हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर बेस इंटू हाइट भी इसका फॉर्मूला होता है। इसका दोनों विधि से हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर आधार और हाइट पता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर विकर्ण पता है तो हम d1 इंटू d2 करके हम समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को फाइंड करते हैं। अब हम आएंगे 3D फिगर जो है, जो आपका मेन रूप से क्लास 10th के लिए है, जिसमें क्षेत्रफल भी निकलता है और आयतन भी निकलता है, उसके फॉर्मूला को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जहाँ तक संभव हो मैं कोशिश करूँगा कि कोई फार्मूला नहीं छूटे। जो सबसे पहले इसका टॉपिक है घन। घन जो होता है कि ये घन क्या होता है, तो घन के बारे में सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये घन जो होता है कि इसका सभी भुजा जो होता है ना कि वो आपस में बराबर होता है। घन का ये घन मैं बना दिया, और घन का हर भुजा, कितना भुजा है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल भुजा जो है ना इसमें कितना होता है 12। कॉर्नर कितना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें जो ये इड्स जिसको कहते हैं कॉर्नर कहते हैं, इसका कोण ये 8 होता है। और इसका फेस मतलब कि सतह, जो सतह होता है एक ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया, 2 और 2। जैसे आपको सपोज कीजिए कि इसको हम घन के रूप में आपको बताते हैं, तो ये सपोज कीजिए कि घन है, तो एक फेस यहाँ हो गया, ये घनाभ की आकृति में है, लेकिन मैं आपको इसको घन मान के बता रहा हूँ क्योंकि घन और घनाभ दोनों का आकृति फिक्स होता है। बस यही फर्क है कि घनाभ में आकृति सब भुजा बराबर नहीं होता है, और घन में जो होता है कि सब भुजा बराबर होता है। यहाँ एक कोना 2 3 4, फिर 5 6 7 8, इसका कोना कितना हो गया 8। फेस ध्यान दीजिएगा, 1 और पीछे 2, फिर 3 4 और एक ऊपर और एक नीचे, 6 टोटल फेस कितना हो गया इसका सतह 6 हो गया। और भुजा देखिए 1 2 3 4, फिर 5 6 और पीछे की तरफ आ जाइएगा 7 8 और 9 10 11 और ये 12। टोटल अगर आप गिनते हैं, आप भी गिनते रहिए साथ में, तो टोटल इसमें 12 आपको जो भुजा है वह मिलेगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि घन और घनाभ दोनों का जो है कि भुजा, कोना और सतह जो होता है कि वो सब फिक्स होता है। इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही फर्क है कि अगर मान लेते हैं कि कोई आकृति है, अगर किसी आकृति को हम जितना सामने से देख रहे हैं उसको कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। सामने से देखने का मतलब है कि आप ये देखिए, इधर देखिए, इस पोर्शन को देखिए, लेकिन जो नीचे का जो सतह है ना कि वह आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको कहेंगे हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दे चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब कि ये आगे पीछे ऊपर नीचे जितना भी आपको भाग है वो सब दिखाई दे देता है, इसको कहेंगे हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है कि वह होता है 6a²। अब पार्श्व जो होता है, पार्श्व का मतलब होता है अग्रभाग, उसका पार्श्व जो क्षेत्रफल होता है, जितने भाग को हम देख पाते हैं, वह होता है 4a²।
इसका क्वेश्चन में जिस टाइप से रहेगा तो वहाँ उसका हम यूज करेंगे। आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब। भुजा को हम डिनोट करते हैं ए से, यहाँ ए लिखे हैं, ए का मतलब हो गया भुजा। और विकर्ण जो ये घन का भी जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मिलाता है लाइन, ये जो विकर्ण होता है वह √3a होता है। अब आते हैं घनाभ में। क्यूबाइड होता है ना, घनाभ में सिर्फ 3 फॉर्मूला है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का उतना जरूरत नहीं पड़ता है। वैसे उसके लिए जो फॉर्मूला होता है एक और घनाभ के लिए आता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई मल्टीप्लाई हाइट भी आता है, लेकिन इसका अभी कोई इतना ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना जानना है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 × लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × हाइट और हाइट × लेंथ, इस सब को हम ऐड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलता है। घनाभ का आकृति भी जस्ट घन जैसा ही बनता है, ये बस थोड़ा सा ये रेक्टेंगुलर शेप में रहता है। ये जो जिस तरह से बुक है या फिर ईंट है, आप उसको देख सकते हैं, थोड़ा सा पोर्शन गड़बड़ा गया है। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और अगर इसका विकर्ण निकालना हो तो लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर तीनों को ऐड करके और उसका स्क्वायर रूट दे देते हैं तो घनाभ का विकर्ण हमको मिलता है। और नेक्स्ट को फॉर्मूला देखते हैं। इसमें है बेलन जो है, ध्यान दीजिएगा, बेलन का जो फिगर होता है ये बेलन हो गया। दोनों जो होता है ऊपर और नीचे हिस्सा वो सर्किल के रूप में होता है, और ये यहाँ से यहाँ तक जाता है, ये r हो गया, ये भी नीचे भी r होता है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है h। इसका वक्र सतह और एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र सतह जो का मतलब हो गया ना कि अगर मान लेते हैं कि देखिए ये भी बेलन के आकार का है, जब हम इसको सिर्फ सामने से देख रहे हैं इस पोर्शन को, तो ऊपर के सर्किल को हम नहीं देख रहे हैं, तो इस कंडीशन में इसको कहते हैं वक्र सतह। और वक्र सतह जो होता है ना, वक्र सतह का जो क्षेत्रफल होता है 2πRh होता है। लेकिन वही अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब कि ये तो हिस्सा का क्षेत्रफल निकालेंगे ही, और साथ में जो नीचे और ऊपर सर्किल बन रहा है उसका भी क्षेत्रफल निकालना होगा। यानी कि 2πRh तो रहेगा ही, ये जो 2πRh वो रहेगा, और ऊपर πr² और नीचे भी πr²। कितना πr² हो गया? 2πr²। तो इसको हम जोड़ देंगे और 2πr को कॉमन निकाल दिए तो h + r ब्रैकेट में बच गया। ये मेन फार्मूला होता है हमारा, इसके थ्रू ये आया फार्मूला 2πRh, और इसी में हम जोड़ दिए 2πr², कॉमन निकाल दिए तो हमारा ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला बन गया। और आयतन का जो फार्मूला होता है πr²h। ध्यान दीजिएगा, r यानी कि त्रिज्या होता है, h का मतलब हाइट होता है, ऊंचाई, उसको शीर्षलंब भी कहते हैं, और पाई का जो वैल्यू होता है कहीं 22/7 तो कहीं 3.14 हम यूज़ करते हैं। अगर क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया है कि हाँ आपको पाई का यूज 3.14 के लिए करना है तो हम वहाँ 3.14 रखेंगे। अगर कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ आपको क्वेश्चन दे दिया है, तो पाई की जगह पे हम 22/7 का ही यूज करते हैं। अब और नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। उसके बाद आता है पॉइंट जो है शंकु, जिसको कोण कहते हैं। शंकु का ये फिगर जो होता है, शंकु जैसे से आप बर्थडे टोपी वगैरह देखें ना, बर्थडे का, उसी आकृति का जो ये रहता है कि शंकु होता है। या फिर आपको ये तेल वगैरह मापने के लिए जो टिप वगैरह का यूज करते हैं वो सब शंकु के आकार का हो गया। शंकु जो होता है कि ये h होता है सेंटर इसका, और सेंटर से जो जाता है दूरी वो हो गया r, इसको h, और ये जो है ना इसको हम डिनोट करते हैं l से। ये हाइट हो गया, ऊंचाई, त्रिज्या, और l का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या होता है ना, जिसको हम l से डिनोट करते हैं। जो तिरछी ऊंचाई होता है ना, जो तिर्यक ऊंचाई होता है वो l से डिनोट करेंगे। इसका जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शंकु का वक्र सतह का क्षेत्रफल। वक्र सतह का मतलब कि जो पोर्शन ढका हुआ है उसको नहीं लेंगे, सिर्फ जो सामने से दिखाई दे रहा है जितना क्षेत्रफल, उसी क्षेत्रफल। तो वक्र सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πRL। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो πRL, और नीचे जो सर्किल बना हुआ है उसके क्षेत्रफल को हम ऐड कर देते हैं। जिस तरह से सिलेंडर में था कि वक्र सतह में ही दोनों सर्किल के एरिया को जोड़ते थे 2πr², वैसे ही यहाँ पे हम जोड़ेंगे πRL में πr² को ऐड कर देंगे। तो इससे क्या कॉमन निकल जाएगा, πr कॉमन निकल गया, बचेगा यहाँ पे सिर्फ l और r।
तो मेन फार्मूला हम इसको भी लेके चल सकते हैं या फिर इसको भी लेके चलेंगे, दोनों से ही आंसर जो है कि वह इक्वल ही आएगा। आयतन का क्षेत्रफल का फार्मूला, आयतन का जो फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन का फार्मूला हो गया। अब नेक्स्ट और है जो उसको देखते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें, सब एक ही होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला आता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोला जो होता है और वृत्त में क्या अंतर है, तो गोला जो होता है कि वह 3 डायमेंशन फिगर होता है। थोड़ा सा जैसे मान लेते हैं कि अब बॉल देखते हैं, फुटबॉल है चाहे बॉल जो क्रिकेट बॉल है, वह थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ पोर्शन रहता है, उसमें आपका 3 तरह का ना रेडियस जो है कि आर स्क्वायर और एच हाइट भी आपको उसमें मिल जाता है देखने के लिए। तो ये जो हो गया गोला जो हो गया कि वह हो गया 3 डायमेंशन फिगर, और वृत्त जो होता है कि वह एक सरफेस में ही फिक्स रहता है, इसको हम वृत्त जो है कि वह 2 डायमेंशन फिगर में हम कह सकते हैं। गोला हो गया 3 डायमेंशन फिगर, इसलिए हम इसका आयतन भी निकाल लेंगे। आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फिर अर्धगोला का देखते हैं। अब फिर आता है अर्धगोला। तो अर्धगोला जो होता है कि गोला का ही हाफ होता है, इसका वक्र सतह का क्षेत्रफल और कुल सतह जो होता है कि दोनों होता है। वक्र सतह का क्षेत्रफल के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर, और कुल सतह अगर रहेगा ना तो कुल सतह का मतलब कि जो ऊपर की तरफ पोर्शन था वो, और जो नीचे की तरफ बना हुआ है उसका भी क्षेत्रफल। अगर आप गोला ले लिए और गोला को अगर आप रखते हैं तो ऊपर के पोर्शन जो है उसका भी एरिया है, और जो नीचे सर्किल के रूप में बच गया है अर्धगोला उसका भी एरिया, दोनों को हम जब जोड़ेंगे तब हमको कुल सतह इसका निकलेगा। यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर में ही हम पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। इसका मेन जो फार्मूला होता है क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये समझाने के लिए सिर्फ लिखे थे। इसका जो कुल सतह होता है क्षेत्रफल वह होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आयतन के लिए फार्मूला, चूंकि गोला है तो गोला के लिए आयतन 4/3 लगाते थे, और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे 2/3 पाई आर क्यूब। और थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। फिर जो है ना खोखला बेलन आता है। खोखला बेलन जो होता है उसका आयतन होता है पाई एच और ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जो खोखला बेलन होता है ना, उस खोखले बेलन में ये जो खोखला बेलन बनता है, अगर मान लेते हैं सपोज कीजिए, तो खोखला बेलन को ना एक यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल आर होता है, और एक जो होता है कि वह बाहर की तरफ एक एक्सटर्नल तक जाते हैं तो कैपिटल आर होता है। तो इस कंडीशन में इसका आयतन निकालने के लिए पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होता है 2 पाई एच आर प्लस आर। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला हो गया 2 पाई एच आर प्लस आर में ही हम ऐड कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो हमको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मिल जाता है। ये खोखला बेलन था। और फिर उसके बाद जो आता है शंकु के छिन्नक का आयतन। जो शंकु का जो छिन्नक, शंकु का छिन्नक कहने का मतलब क्या हुआ ना कि अगर मान लेते हैं कि ये इसको कहते हैं छिन्नक कहते हैं फ्रस्टम कहते हैं, FRUSTUM फ्रस्टम। ये जो होता है कि अगर आकृति है बाल्टी के जैसा ही आकृति रहता है इसका। ऊपर जो होता है कि वह स्मॉल आर होता है और जो नीचे की तरफ होता है ये पोर्शन कैपिटल आर हो सकता है। ये उल्टा भी हो सकता है, कोई उसका बात नहीं है कि ऊपर ही छोटा आर लिखेंगे। और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम h से मापते हैं। ये जो तिरछा ऊंचाई होता है उसको कहते हैं l। l निकालने का यहाँ फार्मूला बता दिया गया है। और ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फार्मूला हो गया पाई एल आर प्लस आर। अगर l फाइंड करना है तो इसका हेल्प ले सकते हैं, h और r का हेल्प ले सकते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर दोनों का एरिया, और फिर ये जो पोर्शन था पाई एल आर प्लस आर इसको हम ऐड कर देते हैं तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। ये शंकु का छिन्नक, छिन्नक का मतलब फ्रस्टम होता है इंग्लिश में, और ये बाल्टी के ही आकार का होता है। हो सकता है कि ऊपर बड़ा आर हो नीचे छोटा आर हो। एक पॉइंट जो है ना कि वह छूट गया था, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लेते हैं कि शंकु है, शंकु में अगर आपको r पता है और h पता है तो l निकालने के लिए ना l का फॉर्मूला जो होता है वह r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होता है। l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अगर कोई भी दो वैल्यू पता है तो हम l जो है कि वह फाइंड
कर सकते हैं। ये पहले का ही मुझे शंकु में ही इसको बता देना चाहिए था, लेकिन छूट गया था। तो आप ये टोटल फार्मूला जो है कि इसको याद करें, इसको नोट करें, ताकि आपको आगे के एक्सरसाइज जब हम बताएं तो उसमें थोड़ा भी परेशानी नहीं हो। दैट्स ऑल, थैंक यू।